नमस्कार दोस्तों, टारगेट आरएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से। आज अपन आरएस मेंस के पेपर सेकंड का टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी। उसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस। उनको देखेंगे। ये 9th क्लास की बुक है, राजस्थान बोर्ड की। इसमें से अपन इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। इसमें दे रखा है उपयोग में सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग में ई शासन या फिर ई गवर्नेंस। इसके बारे में अपन देखेंगे। ई गवर्नेंस या ई शासन क्या होता है, इसके उपयोग क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। और आरएस मेंस में जब पेपर में लिखेंगे तो जो किताब की भाषा दे रखी है, इसी भाषा में पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे अपने। तो चलो करते हैं स्टार्ट। ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को 2-3 नामों से जाना जाता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ई गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट, ऑनलाइन गवर्नमेंट या फिर कनेक्टेड गवर्नमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ई गवर्नेंस को कौन कौन से नाम हो गए? एक तो पहला नाम तो इसको ई गवर्नेंस को क्या बोलते हैं, ई गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और डिजिटल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और ऑनलाइन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, या फिर कनेक्टेड गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। इन 3-4 नामों में से कोई सा भी नाम देके आपको 20 शब्दों में, 50 शब्दों में क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना इन 3-4 नामों को। ई शासन होता क्या है, ई गवर्नेंस होता क्या है? तो ई शासन ये है कि आम नागरिकों को या फिर कारोबारियों या कर्मचारियों को लाभ देने के लिए तकनीकी उपयोग को माध्यम बनाकर सरकारी सेवाओं की पहुंच लोगों तक पहुंचाना, और उसको तकनीकी माध्यम से ही लाभ दिलाना ही क्या कहलाता है, ई शासन कहलाता है। क्या बताया मैंने? आम नागरिकों या कारोबारी हो या फिर कर्मचारी हो, इन सभी को तकनीकी माध्यम से जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ उनको पहुंचाया जाए। किस माध्यम से? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तक ये लाभ पहुंचाया जाए। तो ये क्या है, ये गवर्नेंस कहते हैं उसी को। ठीक है। तो ये गवर्नेंस अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है। तो अलग अलग क्षेत्र में अपन इनको देखेंगे। प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी इसकी? ई सिटीजन, ई नागरिक में इसके अंतर्गत सरकार समाकलित सेवा केंद्रों, इंटीग्रेटेड सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, राशन कार्ड, पासपोर्ट जारी करना, बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल आदि के बिल जमा करना तथा कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। ये क्या है? ये गवर्नेंस है। आजकल अपन देख रहे हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी, जन्म प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन बनवा लेते हैं, यहीं घर बैठे ही। राशन कार्ड ऑनलाइन बनवा लेते हैं, पासपोर्ट हो गया, या बिजली का बिल जमा कराना हो, या टेलीफोन मोबाइल में रिचार्ज करना हो, आदि काम अपन घर बैठे ही वो ई मित्र के माध्यम से करवा देते हैं। यही क्या है? ये गवर्नेंस है। एक ई ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसके अंतर्गत सरकारी नागरिकों को मोटर वाहनों के पंजीकरण हो गए, फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनको जारी करना आजकल क्या कर दिया, सबको ऑनलाइन कर दिया है। तो ये सुविधाएं और भी आसान हो गई। पहले इनके लिए दफ्तरों में चक्कर काटना पड़ता था, आजकल अपन जहाँ पे भी है वहीं मित्र वालों के पास जा कर के ये काम करवा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, या फिर कोई ऑनलाइन मोटर वाहन का पंजीकरण कराना हो, आदि चीज़ें। ठीक है। एक क्षेत्र ईओएसडी, ई मेडिसिन में भी आजकल ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अंतर्गत सरकार देश के विभिन्न भागों में स्थित चिकित्सालयों का नेटवर्क स्थापित कर रही है, जिससे नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सके। ई एजुकेशन में ई गवर्नेंस का क्या फ़ायदा है? इसके तहत इस ई एजुकेशन में इंटरनेट और संचार माध्यम से, जैसे रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया आदि के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों तक, मुख्यतः दूरस्थ स्थानों में स्थित नागरिकों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करना।
ई एजुकेशन से क्या हो रहा है, जैसे कोई गरीब बालक है, वो मतलब जयपुर नहीं रह सकता, उसका खर्चा वह नहीं कर सकता, तो घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो यही क्या है, ये एजुकेशन है। तो इससे सुविधाएं बढ़ी है। ई पंजीयन, ई रजिस्ट्रेशन, इसके तहत सरकार नागरिकों को संपत्ति का पंजीकरण या स्थानांतरण या स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा प्रदान करती है। अगर सब काम ऑनलाइन कर दिए तो ई रजिस्ट्रेशन में नागरिकों को संपत्ति का पंजीकरण करवाना हो, स्थानांतरण कराना हो, स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा भी आजकल ऑनलाइन हो गई है, तो घर बैठे ऑनलाइन करवा सकते हैं जमा। ठीक है। ई शासन सचिवालय, ई सेक्रेटरीट में विभिन्न शासन सचिवालय सरकारी विभागों के मध्य नेटवर्क की स्थापना करना, जिससे शासन के विभिन्न घटकों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होने से शासन प्रक्रिया और सरल हो जाती है। इस सेक्रेटरीट में क्या हो गया, जो भी अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे उनके मध्य नेटवर्क स्थापित करना, जिससे उनको सूचनाएं आदान प्रदान करने में सुविधा हो सके। तो ये भी एक अच्छा प्रयास है, जिससे समय की बचत होती है। ई पुलिस, ई पुलिस के अंतर्गत दो प्रकार के डेटाबेस तैयार किए जाते हैं। प्रथम प्रकार के डेटाबेस में पुलिस अधिकारियों की सूचना रखी जाती है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी भौगोलिक क्षेत्र विशेष या किसी कौशल विशेष की विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को आसानी से ढूंढा जा सके। ठीक है। ई पुलिस में आजकल क्या हो रहा है, जो एफआईआर भी आजकल ऑनलाइन ही दर्ज हो रही है। तो एफआईआर अपन कहीं पे भी पुलिस थाने में नहीं जाएं तो वैसे ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो इससे और लोगों को सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। केस पहले पुलिस में जाने से डरते थे लोग, तो आजकल ऑनलाइन सुविधा से उनकी सुरक्षा की स्थिति और भी मजबूत हुई है। ई कोर्ट, ई न्यायालय में क्या हो गया, ई न्यायालय में भी ये ई गवर्नेंस का बहुत अच्छा काम हो गया। इससे ई न्यायालय के अंतर्गत सभी केसों या अपीलों का डाटाबेस तैयार किया जाता है, और न्यायालय के इंटरनेट का उपयोग न्यायालय के इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है। सब जो अपीलों का डाटाबेस है वो आजकल ऑनलाइन कर दिया, अलग से साइट बना दी हाई कोर्ट की, उसमें सब कुछ ऑनलाइन होता है। आप याचिका लगा सकते हैं ऑनलाइन ही। ई डेमोक्रेसी, ई प्रजातंत्र में ई प्रजातंत्र ई शासन की वह धारणा है जो नागरिकों की भूमिका शासन को सूचना देने वाले से बदलकर शासन में भागीदारी बनाने का प्रयास करती है। ये डेमोक्रेसी क्या होगा, ये प्रजातंत्र ई शासन की वह धारणा है जो नागरिकों की भूमिका शासन को सूचना देने वाले से बदलकर शासन में भागीदारी बनाने का प्रयास करती है। ठीक है। क्या हो गया, पहले क्या होता था, नागरिकों की भूमिका शासन को सूचना देने वाले से बदलकर शासन में भागीदारी बनाने का प्रयास कर रही है सरकार। तो ये डेमोक्रेसी भी अच्छी है। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस, ये पूछ सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, आप तो जो भी दे रखे हैं 8-10 पॉइंट दे रखे हैं उनको सबको इसी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करना, तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ई गवर्नेंस के लाभ क्या क्या है। पहला पॉइंट दे रखा है कि यह सभी नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल करता है। अब आपने जो चीज़ देखी ऊपर, उनके लाभ क्या हैं वो देख रहे हैं अपन। तो लाभ देखो, पहला पॉइंट दे रखा है, यह सभी नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल करता है। इसमें उसकी सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। सब काम समय पे हो रहे हैं। से नागरिकों को सेवा प्रदान करने की सुविधा को सरल बनाता है। बिल्कुल जटिल सुविधा थी पहले, समय ज़्यादा खर्च होता था, आजकल कम समय में वो काम हो जाते हैं ऑनलाइन होने से, और भ्रष्टाचार कम हुआ है, और ये बिचौलिए ख़त्म हो गए हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऑनलाइन से। तो अगला पॉइंट है, सरकारी प्रबंधन के विभिन्न स्तरों का विलोपन हो गया। बिल्कुल सही कर रहे हैं। पहले अलग अलग लेयर में काम होता था, अलग अलग कोई भी काम करवाए उसमें कई स्तरों से गुजरना पड़ता था। अब वो हटा दिया है। ऑनलाइन होने से सब काम सरल हो गए।
नागरिकों, उद्यमियों तथा निचली स्तर के सरकारी कर्मचारियों को सूचना प्राप्त करना आसान बनाता है। सही है। नागरिकों को क्या करता है? उद्यमियों, नागरिकों हो गया, उद्यमियों हो गए, निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को सूचना प्राप्त करना आसान बनाता है। बिल्कुल। सरकार नागरिकों एवं उद्यमियों को कुछ दिनों या सप्ताहों के बजाय अल्पावधि में सेवा प्रदान करता है। ये तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि समय कम लगता है, आज जो भी काम करवाते हैं अपन जल्दी होता है। सरकारी निकाय की उद्यम प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल या मूल्य साधक बनाता है। बिल्कुल, पारदर्शिता बढ़ गई अब, पहले जितना भ्रष्टाचार नहीं होता, सब चीज़ ऑनलाइन हो गई, तो पारदर्शिता अपने आप बढ़नी थी। अगला पॉइंट दे रखा है, सरकार के आंतरिक व बाह्य क्रियाकलापों को नागरिकों की आवश्यकता के लिए शीघ्र उत्तर देने वाला बनाता है। ठीक है, रैपिड रेस्पॉन्सिव बनाता है। सरकारी कर्मचारियों को आसानी एवं निपुणता से तथा कार्य निष्पादन करने की क्षमता प्रदान करता है। ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से नागरिकों की राय जानकर शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करता है। शासन को घूसखोरों, बिचौलियों से मुक्त कराता है। मैंने बोला है पहले पॉइंट आपको। ठीक है, तो ये 8-10 पॉइंट थे एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस के। तो आप ध्यान रखना, डायरेक्ट 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ई गवर्नेंस के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इनको आप लिख देना, पूरे मार्क्स आएंगे। अगला एक प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है? भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज व ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। तो ये वर्ड देखो आप, इसका उद्देश्य क्या है प्रोग्राम का? भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज व ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना। ठीक है, सशक्त समाज और ज्ञानवर्धक अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। इसके तहत जिस लक्ष्य को पाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वह भारतीय प्रतिभा, सूचना प्रौद्योगिकी और कल का भारत है, बराबर कल का भारत है। डिजिटल इंडिया एक व्यापक प्रोग्राम है जो अनेक सरकारी मंत्रालय विभागों को कवर करता है। बिल्कुल कवर कर रहा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। तो यह तरह तरह के आइडिया, विचारों को एकल व्यापक विजन में समाहित करता है ताकि इसमें हर विचार एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा नजर आए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय किया जाना है किसके द्वारा? डाइटी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं, डाइटी की फुल फॉर्म पूछ ले तो डाइटी की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और किस में समाहित किया जाना है इसको? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को इसमें समाहित किया जाना है, डाइटी में। वहीं इस पर अमूल समूची सरकार द्वारा किया जाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसके बारे में 20 वर्ड या 50 वर्ड में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में पूछ सकते हैं। आपको तो थोड़ा ध्यान रखना, ये जो भी दे रखे हैं इसमें इनको याद करके जाना और लिख देना। अब एक तो ई गवर्नेंस हो गया, एक दे रखा है उसमें टॉपिक ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी सिलेबस में डायरेक्ट ये पॉइंट दे रखा है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स है। ई वाणिज्य का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। ठीक है, क्या हो गया मतलब ई कॉमर्स क्या हो गया? एक तरीके से इंटरनेट के माध्यम से क्या करना? व्यापार करना, ट्रेड करना। ई वाणिज्य उन वृहत परास ऑनलाइन व्यापारिक कार्यों को इंगित करता है जिसमें उत्पाद और सेवा खरीदी और बेची जाती है। ई वाणिज्य में ऑनलाइन ही सब कुछ होता है, बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है। जैसे अपन ई कॉमर्स कह सकते हैं, जैसे आजकल अमेजन पे कोई चीज़ मंगा रहे हैं, बेच रहे हैं, अमेजन लगाओ, फ्लिपकार्ट लगाओ, सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो गई। बेच भी सकते हैं अपन, खरीद भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो सब अपन ई कॉमर्स कह सकते हैं। नए नए ऐप, नई नई कंपनियां इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है।
ई वाणिज्य उन सभी वाणिज्य गतिविधियों से संबंधित है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष भौतिक संपर्क या भौतिक विनिमय के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से अन्योन्य क्रिया करते हैं। ई व्यापार, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि ई वाणिज्य के भाग हैं। ई व्यापार, ई ट्रेड हो गया। ई बैंकिंग, बैंकिंग के माध्यम से भी आजकल खूब ई कॉमर्स को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे शेयर मार्केट में जो भी कुछ चीज़ करते हैं ये बैंकिंग में आ गया। ई शॉपिंग में जो अपन ऑनलाइन खरीदते हैं ये सब क्या है, ये वाणिज्य के ही भाग हैं। ठीक है। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के प्रादुर्भाव के कारण ई वाणिज्य, ई व्यापार की व्यूह में के अंग बनता जा रहा है। मतलब ई व्यापार क्या है, ई व्यापार ई वाणिज्य का ही एक अंग बनता जा रहा है। यह आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। व्यापार में सूचनाओं एवं संचार तकनीकी आईसीटी के उपयोग ने व्यापारिक संगठनों के मध्य और व्यापारिक संगठन एवं व्यक्ति विशेष के संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। बिल्कुल ला रहा है। ये लोगों को आपस में जोड़ रहा है। व्यापारिक संगठनों को, व्यक्ति विशेष को जोड़ रहा है आईसीटी। व्यापार में आईसीटी के उपयोग ने उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी की है। बिल्कुल की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं तो उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। उत्पादन की लागत में भी कमी आई है। ग्राहकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। आईसीटी पर आधारित वाणिज्य ने बदलते हुए वाणिज्यिक परिवेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। बिल्कुल, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य की परिभाषा और व्यापक हो गई। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य की व्यापक परिभाषा निम्न प्रकार है। संगठनों के मध्य, व्यापारिक संगठन एवं व्यक्ति विशेष के मध्य व्यापारिक गतिविधियों की उत्पत्ति, बदलाव, संबंधों की पुनर्परिभाषा के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम और डिजिटल सूचना प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग ई वाणिज्य कहलाता है। पहले परिभाषा क्या देखी थी अपने, ई वाणिज्य क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। तो आजकल इसका उपयोग बढ़ गया। तो इसको और दूसरी परिभाषा में, वृहत परिभाषा में अपन देखें तो कैसे देख सकते हैं। ई वाणिज्य क्या है, ई वाणिज्य क्या है, संगठनों के मध्य तथा व्यापारिक संगठन एवं व्यक्ति विशेष के मध्य व्यापारिक गतिविधियों की उत्पत्ति एवं बदलाव एवं संबंधों की पुनर्परिभाषा के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम तथा डिजिटल सूचना प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग ई वाणिज्य कहलाता है। ठीक है। ई कॉमर्स के अंतर्गत ये हो गए सब, ज़्यादा ये चीज़ें काफ़ी हो गई। अब देखते हैं अपन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स और इसके फ़ायदे देख लेते हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स की। ई वाणिज्य के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। वस्तु सेवाओं को चुनने से पूर्व विक्रेता घर बैठे विभिन्न विक्रेताओं की वेबसाइट पर जाकर उसकी विशेषता, कीमतों आदि की तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई वस्तुओं सेवाओं को चुनने से पूर्व अपन कोई चीज़ खरीद रहे हैं अपन, तो अलग अलग साइटों पर जाकर अपन उस चीज़ की रेट देख लेते हैं, उसी हिसाब से खरीदते हैं। तो ये सुनने का तरीका बड़ा है। इससे अपने को उस चीज़ के बारे, रेट के बारे में पता चल जाता है, जिससे क्रेता को बहुत कम प्रयास में इच्छित वस्तुओं के बारे में पूर्ण जानकारी या चयन के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। ई वाणिज्य से और क्या होता है, ई वाणिज्य से उत्पादक और क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अपन डायरेक्ट जहाँ होलसेल व्यापारी, मतलब जहाँ पे भी कोई चीज़ बन रही है, जैसे अमेजन का कोई होलसेल मार्केट है जहाँ पे भी वो बन रही है, अपन डायरेक्ट वहीं से यहाँ घर बैठे कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो वो डायरेक्ट वहाँ से आ रही है और अपने तक डायरेक्ट प्राप्त हो रही है। तो बीच में बिचौलिए होते हैं। जैसे अपन बात करें कोई चीज़, कोई दुकान वाला है, दुकान वाला पहले जाएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़ेगा, खुद की दुकान का रेंट जोड़ेगा और फिर खुद की मजदूरी भी जोड़ेगा और फिर उसकी रेट डिसाइड करेगा। तो थोड़ी महंगी आएगी अपने को। तो फ़ायदा अपने को साफ दिख रहा है कि जो भी मतलब बीच में बिचौलिए थे वो कम हो गए। डायरेक्ट अपन जैसे अमेजन से कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो वहीं पे डायरेक्ट वहीं से आ रही है, तो बिचौलिए कम हो गए तो चीज़ सस्ती आएगी। तो एक फ़ायदा हो गया अपने को। ठीक है। अगला फ़ायदा वाणिज्य, ई वाणिज्य के व्यापारियों
व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होता है। ई वाणिज्य में व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होता है, जिससे व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान की लागत और समय में कमी आती है, बिल्कुल आती है। ई वाणिज्य से व्यापार में खर्चीले शोरूम, कमीशन एजेंट, सेल्समैन की आवश्यकता नहीं होती है। ये पॉइंट भी याद रखना आप। ई वाणिज्य से व्यापार में खर्चीले शोरूम, कमीशन एजेंट, सेल्समैन की आवश्यकता नहीं होती है। फलस्वरूप परंपरागत व्यवसाय की तुलना में विपणन लागत कम हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। विपणन लागत तो कम होगी क्योंकि उसमें ये एजेंट खत्म हो गए, कमीशन एजेंट हो गए, सेल्समैन हो गए, इस नहीं रहे, तो विपणन लागत कम हो जाती है तथा विपणन सुविधाजनक, सरल व असरदार हो जाता है। ई कॉमर्स में उत्पादों सेवाओं की जानकारी व्यापारिक संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, अतः विश्व के किसी भी स्थान से कोई भी व्यक्ति इन वेबसाइटों के माध्यम से उत्पादों सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार व्यापारियों को एक विश्व व्यापी बाजार उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। हो गया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ तो अपन कहीं से भी कोई चीज़ मंगवा सकते हैं। जो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही है तो अपन आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो चीज़ मंगवा सकते हैं। अब उसको चीज़ को अपन वहाँ से जाके लेके आए तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा और वो तो बहुत महंगी हो गई। घर बैठे मंगा रहे हैं तो वो चीज़ सस्ती आएगी। तो ई वाणिज्य ई कॉमर्स के फायदे हैं। एक ई वाणिज्य ने लाइसेंस प्राप्त करने की क्रियाविधि, सरकार से संबंधित अनेक कार्यकलाप प्राप्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और बना दिया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताए ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के बारे में बताया, उनकी क्या होती है ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस क्या होती है, उनके मतलब उसके एडवांटेज बताइए आपको 8-10 और उनके बारे में क्या होती हैं वो बताइए। तो डायरेक्ट पॉइंट दे रखा आरिस मेंस पेपर सेकंड साइंस में, साइंस टेक में, तो इससे यहाँ से क्वेश्चन आए तो लिख देना इनके बारे में जो भी पॉइंट है। और ये मैटर आपको मैंने राजस्थान बोर्ड की 9th की बुक है सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें से बताया। तो आगे जो भी जब भी मेंस का एग्ज़ाम हो उसमें लिखोगे आप तो उसमें आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ऑथेंटिक गाइड है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू।